ऑनरेबल मेंबर्स, माननीय सदस्यगण कृपया आपस में बात न करें। माननीय सदस्यगण प्लीज रिजल्ट ऑफ द डिवीजन ऑन द मोशन दैट द बिल बी पास्ड subject to correction: ayes 84, noes 44. The motion is adopted and the bill as amended is passed. Now lobbies be cleared. Lobby be opened. Lobby be opened. Lobby be opened. The Union Budget 2021-22 general discussion. माननीय श्री कपिल सिब्बल जी। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं वित्त मंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपना तीसरा बजट पेश किया। पीछे बैठिए। और उनके भाषण में कृपया शांति से बैठे प्लीज। भारत अपनी की जगह कृपया अपनी अपनी जगह बैठे। लॉबी में खड़े होकर बात न करें। माननीय मंत्री जी प्लीज लॉबी में प्लीज। हाँ, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले मैं वित्त मंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपना तीसरा बजट पेश किया। और बजट में शुरुआत में ही मंत्री जी ने भारत की आत्मनिर्भरता की बात की। 5 मिनट में बैठिएगा। कोई ऐसा नागरिक नहीं होगा, कोई ऐसा सदस्य नहीं होगा जो ये नहीं चाहता हो कि भारत आत्मनिर्भर हो। हम सभी चाहते हैं, ये हमारा सपना है। लेकिन जो हालात हैं हिंदुस्तान में, जो हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति है, उससे कई सवाल उठते हैं कि वाकई में हम उस दिशा में जा रहे हैं। क्या इस देश का किसान आत्मनिर्भर है? ये सवाल उठता है। क्या हमारे दलित भाई आत्मनिर्भर हैं? क्या अल्पसंख्यक भाई और बहन आत्मनिर्भर हैं? क्या हमारा एमएसएमई सेक्टर आत्मनिर्भर है? क्या छोटे छोटे उद्योग व्यापारी आत्मनिर्भर हैं? इस सवाल का जवाब आपको देना होगा। मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था और उन्होंने कहा कि 86% किसान हिंदुस्तान के, उनकी जो होल्डिंग है, जमीन है, वो 5 एकड़ से कम है। 86%। तो क्या वो आत्मनिर्भर हैं? इसीलिए क्या किसान दिल्ली आंदोलन कर रहा है? ये सवाल का आपको जवाब देना होगा। भाषण तो हो सकता है, वर्ड स्मिथ भी हो सकते हैं, लेकिन जमीनी असलियत हिंदुस्तान की क्या है, यह आपको समझना होगा। ये गरीब आदमी सोचता होगा कि मेरी छोटा सा घर है, छोटी सी दुनिया, मुझे तो उड़ना सिखा दे, नामुमकिन को मुमकिन बना दे। वो ऐसी उड़ान चाहता है कि वो आत्मनिर्भर हो। तो पहली बात तो ये, और कुछ मैं आंकड़े आपको बताऊंगा जिससे साफ जाहिर होगा कि ये एक खोखलापन है। दूसरी बात जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं कि दी बजट इज ए वेरी कॉन्टेक्सचुअल एक्सरसाइज. It is in the context of the situation that is prevailing just before the budget, in the context of how the economy grew, that you present the budget. After all, you've been in power from 2014. No more excuses. Congress was power for 60 years. You've been there for 6 years.
And so your report card will have to be looked into. Let's see some facts and figures just before COVID happened. Why I say the budget is a contextual exercise? Because just before the COVID, there are certain economic indicators that tell you how badly this economy was managed. And then COVID came, and what's the result of COVID on the economy? I'll give you some of that data also. But let me start by giving you as to what was the state of the economy just before COVID. Industrial investment growth rate. NDA 6%, पुरानी बात कर रहा हूं. UPA 1 25%, UPA 2 3%, BJP 1%, 2%. Credit of bank loans, real growth per year. NDA 13%, UPA 1 20%, UPA 2 6%, BJP 4%. Exports, NDA 16%, UPA 1 24%, UPA 2 18%, BJP 3%. Imports, average growth rate, NDA 15%, UPA 1 31%, UPA 2 16%, BJP 4%. Sales of corporate sector, real growth, NDA 11%, UPA 1 17%, UPA 2 7%, BJP 3%. Corporate profits, NDA 0.7%, UPA 1 2.7%, UPA 2 2.1%, BJP 1.4%. तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर ये आंकड़े हैं कोविड से पहले, तो कोविड के बाद हिंदुस्तान की जनता की क्या हालत होगी? क्या वो कभी आत्मनिर्भर बन सकता है? This only shows that for the last 5 years you have mismanaged this economy. It only shows that in fact in every budget the twin objectives are growth and equity. Growth and equity.